सारे पत्रकार, सारे मीडियागण, सारे यूट्यूबर्स, सारे पॉडकास्टर्स, सारे कंटेंट क्रिएटर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरी द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम, इससे जुड़े इसके सारे फैंस, इसके समर्थक, उन सबके बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूं। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म 2018 में बननी शुरू हुई थी और अब 2022 में ये रिलीज हो रही है। इसमें 4 साल की कड़ी मेहनत का रिसर्च है। कड़ी मेहनत जब लोग कहते हैं तो वो कड़ी मेहनत से मतलब होता है शूटिंग कैसे की, कैसे फिल्म बनी, लेकिन इसमें शूटिंग तो सबसे आखिर में हुई और वो इसका सबसे छोटा हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ तो शूटिंग तो शायद 10% हिस्सा है। पूरी फिल्म की जो यात्रा है ये बड़ी अजीबोगरीब है और बिल्कुल अलग है। चूंकि सिर्फ ये फिल्म है, आप थिएटर में देखने वाले हैं, इसलिए इसको सिर्फ फिल्म समझ लेना कि ये बॉलीवुड की एक और फिल्म आई है, वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। ये एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी, भारत का एक ऐसा कलंक जिसके सत्य को आज तक किसी ने भी का प्रयत्न भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये प्रयत्न क्यों किया। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ था, मैंने सोचा था, मेरा सपना एक दिन मैं कश्मीर पे फिल्म बनाऊं। लेकिन जब पल्लवी जी और हम लोगों ने तय किया कि हम अपने प्रोडक्शन में उस तरह की कहानियां बनाएंगे जिनको जनरली और कोई बनाता नहीं है, और भारत की कहानियां जो कॉम्प्लेक्स कहानियां हैं, जिन्हें बनाने से लोग डरते हैं, जिनके लिए पैसे नहीं मिलते, बताते नहीं। आपके जम्मू के ही इतने सारे इश्यूज हैं। डोगरा कम्युनिटी के ऊपर आपने आज तक कोई फिल्म देखी है? जब शौर्य की बात चलती है तो आप देखेंगे जनरली हम लोग सिर्फ राजस्थान के बाहर ही नहीं निकलते, पर डोगरा कम्युनिटी का जो सैक्रिफाइस है, उनका जो एक योगदान है, जो उनकी कुर्बानी है, और वो छोड़ी। और आज के वक्त में भी जब जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो बंबई में सब लोग ये पूछते हैं कि जम्मू में अभी जा रहे हो, बर्फ बहुत होगी। लोगों को ये तक नहीं पता है कि जम्मू में बर्फ नहीं गिरती है, कश्मीर में गिरती है। और उसका कारण ये है कि हमारी फिल्मों और मीडिया ने हमेशा ऐसा कुछ एक जनरलाइजेशन किया है। तो उसको तोड़ने के लिए कश्मीर में 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था, जिसको नरसंहार बोलते हैं, ये फिल्म उसका सत्य है, जो कि पूरे विश्व में जितने भी उस नरसंहार के पीड़ित लोग फैले हुए हैं, उन सब लोगों के इंटरव्यूज वीडियो पे रिकॉर्ड करके, जम्मू शहर में जो पुराने डिविजनल कमिश्नर्स हैं या जो पुलिस के चीफ हुआ, माइग्रेंट बुलाते हैं। मेरे पास खुद मेरा माइग्रेंट वो है, डोमिसाइल, और ये सब जो माइग्रेंट शब्द इतना बड़ा इंसल्ट है हमारे ऊपर। हम रेफ्यूजीज हैं अपने ही देश में, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं। और तो पहली बात तो आप एक्नॉलेज करिए, उसके बाद रिटर्न की बात होगी, है ना। तो जेनोसाइड विक्टिम्स को आप कैसे फिर उसके बाद उनका रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन आप प्लान करेंगे, तो सभी सरकारों की जिम्मेदारी रही है और सभी का रवैया बहुत ही टाल मटोल का रहा है। इस बार जो भाजपा सरकार है, मोदी जी, हमारी सारी आशाएं तो उसी सरकार से है, क्योंकि इसके पहले की सरकारों ने तो इतना भी नहीं दिखाया कि 370 के बारे में उनका रवैया बहुत ही फिक्स्ड रहा। मैडम कैसे 370 को देखते हैं आप? कश्मीरी पंडित को इससे क्या बेनिफिट मिलता है? अभी तक तो देखिए, अभी तक ऑन ग्राउंड तो ऐसा बेनिफिट पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, लेकिन पूरे भारत के लिए है। सो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो हमारे लिए भी वो है। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री का वहाँ घर तो नहीं है ना, दे कैन मूव ऑन फ्रीली। लेकिन मेरा घर तो अभी भी वही है जो धूल धुआं होके, मतलब इट्स बीन बर्न डाउन टू एशेज। मेरा घर तो वहीं मुझे वापस मिलने की जो इनिशिएटिव सरकार का एक ठोस होना चाहिए, उसके प्रति मुझे मुझे आशा है। आशा इसी सरकार से है, बिकॉज ये सरकार कम से कम सेंसिटिव है और देश के प्रति प्रो भारत है। देखिए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इस पे नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज मुझे ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं गलत ना बोल दूँ। लेकिन ये है कि सबसे पहली बात, हम बहुत ही धन्यवादी हैं सरकार के, जिन्होंने एक तो 370 को एब्रोगेट करने का बहुत ही साहसी कदम उठाया, एंड कश्मीरी पंडित्स फॉर द कम्युनिटी एज वेल एज ऑल द डोगराज ऑफ द जम्मू। सो जम्मू वाज वन सेक्शन विच एक्चुअली सेलिब्रेटेड द एब्रोगेशन ऑफ 370, और होल हार्टेडली हमने प्रेज किया इस सरकार का कि इन्होंने 370 को एब्रोगेट किया। और ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज जिनकी जो ज़मीनें हैं, देखिए जो है वो मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर एक के पास वो कागज़ हैं क्या? हम
जैसे आपने फिल्म में एक डायलॉग है कि कुछ लोग पाँव में चप्पल, कुछ लोग नंगे पैर भागे, तो ऐसे में आपको लगता है कोई अपने घर के कागज लेकर भागेगा, उसकी रसीद और वो सब स्टैम्प, वो जब एक तरह का इतना मैसिव लेवल का ह्यूमन जेनोसाइड होता है तो उनको ये भी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि इफ आई सपोज आई हैव अ प्रॉपर्टी, आई डोंट हैव पेपर्स, नाउ आई कैंट इवन प्रूव दैट द प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड बिकॉज नाउ इट्स बर्न डाउन टू एशेस, सो दे शुड हैव दैट सेंसिटिविटी कि वो सामने आके और उन चीज़ों को रेफ्यूजीज के प्रो करे, प्रो जिसको कहते हैं ना कंज्यूमर फ्रेंडली जैसे शब्द है, वैसे ही ये रेफ्यूजी फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए कि अगर हमारी वहाँ प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए कागज़ नहीं है या कागज़ में कुछ भी कोई भी चीज़ें मिसिंग है, तो मैं वही कह रही हूँ, इसको बहुत ही ज़्यादा सरकारी मैं नहीं बनाना चाहती पूरे इंटरव्यू को, तो लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म मोर। शूट किया या अवरोध शूट किया तो बहुत ही फ्रेंडली एक माहौल हो गया है, और यही चीज़ हमारी इंडस्ट्री को भी समझ में आ रही है कि जब आप चीज़ें जब सब फ्रेंडली माहौल रहता है और जो फिल्म के अनुसार आपको जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको अगर फुली मिल रही हैं तो डेफिनेटली अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों का रुझान कश्मीर की तरफ होता जा रहा है जैसे पहले था, तो अभी चीज़ें बढ़ेंगी और शूट्स भी काफ़ी होंगी वहाँ पर, मुझे उम्मीद है धीरे धीरे बढ़ने वाली है। सर आपको लगता है कि अब जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका है, आप वहाँ पर शूट करके आए, अब आपको लगता है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी वापसी जो है वो संभव है? बिल्कुल जी, धीरे धीरे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लोगों का माइंड खुल रहा है और जो चाह रहे हैं कि लोग मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद बहुत बहुत लग रही है कि धीरे धीरे, क्योंकि लोकल्स भी चाहते हैं कि मिलजुल कर रहें, प्यार बढ़े, आपस में उनका स्टेट प्रोग्रेस करे, तो मुझे उम्मीद है कि हाँ धीरे धीरे चीज़ें टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है, जब कोई चीज़ टूटते से जोड़ने में टाइम लगता है, तो मुझे लगता है लेकिन बहुत जल्द अच्छे माहौल हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इससे। ये अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर। जो आपने वहाँ पे शूट की है। जी सर। तो मतलब प्रॉब्लम क्या फेस हुई या मतलब कोई प्रॉब्लम फेस हुई भी या नहीं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई हमें। तो मतलब ये साइड की सारी शूटिंग कश्मीर वैली में हुई? सर कुछ डिवाइड किए हमने पार्ट्स, कुछ पार्ट्स हमने देहरादून और मसूरी में शूट किया है और ज़्यादातर पार्ट हमने श्रीनगर में भी शूट किया है, कश्मीर में शूट किया है जी, तो मिक्स रहा हमारा। कश्मीर में आपका कंसेप्ट था कश्मीर को लेकर जो स्टोरी थी उसी पे सारी चीज़ें दाखिल की गई थी। कश्मीर के अलावा जम्मू, मेरी लास्ट जो मैंने वेब सीरीज़ की है जो काफ़ी हिट रही है, अवरोध, जो उरी पर जो अटैक हुआ था, जो उरी फिल्म बनी थी, वो थोड़ा सा क्या था, फिल्म का एक दायरा होता है 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी होती है, लेकिन हमने एक वेब सीरीज़ बनाई थी जो एक बुक पे बेस्ड थी, जो रियल सब कुछ घटा उसको विस्तार से दिखाया गया था, अवरोध, जो बहुत बहुत पसंद की गई लोगों के द्वारा, सोनी लिव पे है वो, तो वो हमने भदरवा में शूट की थी, जिसको मिनी श्रीनगर कहा जाता है। तो और अभी भी मैंने 2 जगह जो मुझे एक प्रोजेक्ट्स आए थे वहाँ पर काम करने के लिए, एक उस तरह का उनको प्यारी और अच्छी लोकेशन चाहिए थी, तो मैंने उनको सजेस्ट भी किया भदरवा के बारे में कि आप वहाँ शूट कर सकते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं और काफ़ी खूबसूरत लोकेशंस हैं। तो हाँ धीरे धीरे जम्मू में भी बढ़ता जा रहा है, या अभी और वो लोग शायद शूट स्टार्ट भी कर दिए उन्होंने वहाँ पर। बार एसोसिएशन की यहाँ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में बहुत से इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो हमारी फ्रेटर्निटी को इफ़ेक्ट करते हैं उस पे चर्चा की गई। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से पुलिस पर्सनल हमारे वकला साहिबान के ख़िलाफ़ कहीं कोई पर्चा रजिस्टर हो रहा है, किसी के ख़िलाफ़ कोई ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को तंग कर रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन में अगर कोई आदमी किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है तो वकील साहब को साथ में पार्टी बना लिया गया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रोफेशन को थ्रेटन करती हैं। वकील अपना काम फियरलेसली करता है, इसको कहीं से कोई डर नहीं होता, तभी वो आराम से अपने केस की अच्छी तैयारी कर सकता है। जब तैयारी करके वकील
साहेब अपने घर से निकलते हैं, काला कोट पहना होता है, बैंड लगाया होता है, टाई लगाई होती है कि वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जा कर के उन्होंने केस करना है। रास्ते में अगर उनको कोई भी इंटरप्ट करे, मैं ये कहता हूँ कि जो ड्यूटी वकला साहिबान कर रहे होते हैं, दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को आप किसी भी फॉर्म में इंटरप्ट करते हो जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहा है, तो मेरी नज़र में ये कंटेम्प्ट है कोर्ट की। और ये वाले इश्यूज यहाँ पे हमारे वकला साहिबान के साथ नाजायज़ होगा, जब वो काम करने कोर्ट में आ रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे और कोर्ट के नोटिस में ये सारे इश्यूज जो हैं उनको लाएंगे। दूसरी बात, जो बहुत सारे इश्यूज हमारे नोटिस में आ रहे हैं कि एक वकील साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, मुकदमा अदालत में चल रहा है तो पार्टी के वो वकील हैं, दूसरी पार्टी उन वकील साहब की मेहनत और उनकी एफर्ट्स को रोकने के लिए उनको किसी ना किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व करने के लिए कंप्लेंट कर देती है। ये इश्यूज जब हमारे नोटिस में आए तो हम ये समझते हैं कि इस टाइप की इश्यूज को पुलिस ने इमीडिएट आए हैं। हमने एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर मुकेश सिंह जी के साथ ये बात की और उनको रिक्वेस्ट की कि ये सारे केसेस जो हैं इनकी आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, तफ्तीश करवाइए प्रॉपरली कि ऐसे केसेस वकला साहिबान के ख़िलाफ़ क्यों रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो उन्होंने भी एक सुझाव दिया, उनका सुझाव हमें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम बार के कुछ मेंबर्स को बुलाएंगे जिसमें ये पुलिस वाले जो इनके ऑफिसर्स हैं उनकी ये काउंसलिंग करेंगे। ये बात उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की है और हम एफर्ट करेंगे कि जल्दी ही ये पुलिस और वकला साहिबान की एक अच्छी मीटिंग हो और हम इनको अगर नहीं समझ आ रही है, इनको अच्छी ट्रेनिंग सोसाइटी के साथ कैसे इनको तालमेल रखना है, तो हम इनको समझाएंगे कि आज पुलिस वो पुलिस नहीं है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस थी। आज की डेट में हमारे देश को आज़ाद हुए 70 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं। आज तो जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, वो इतनी महफूज पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए कि उनको किसी किस्म का कोई डर ना हो। किसी भी जगह वो जाएं, चाहे पुलिस स्टेशन हो या कोई दूसरा ऑफिस हो, उनको अथॉरिटी का कोई डर ना हो, उनके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वकला साहिबान के साथ ही ऐसा हो रहा है, जो लोग आप लोगों के पब्लिक के केसेस जो हैं उनको कोर्टों में प्लीड करते हैं। तो ये इंटरेक्शन हम एफर्ट करेंगे कि इनके साथ हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन हो। अगर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर हमें कोई एजिटेशनल पाथ जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि हम समाज में हमें समझा जाता है पढ़े लिखे लोगों की एक जमात है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक मौका दे रहे हैं कि आप अपने पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को इनकी काउंसलिंग करिए, इनको समझाइए, इनको बताइए कि हर इंसान के अपने राइट्स हैं। अगर उनके राइट्स को पे आप हाथ डालोगे तो फिर रिएक्शन होगा, फिर हम अदालतों में भी जाएंगे, हम कंप्लेंट्स भी करेंगे, हम एजिटेशनल पाथ भी अडॉप्ट करेंगे। तो एक तो हमारा मेन मकसद आज की मीटिंग का ये था और आपको भी हमने इसलिए तकलीफ दी। दूसरी बात मैं आपसे ये, देखो लबनान में क्या हालत है, आप देखो सऊदी अरब में क्या हालत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। IS मुर्दाबाद, IS मुर्दाबाद। घर से हुसैनी निकलेगा, तुम कितने हुसैनी मारोगे, घर से हुसैनी निकलेगा। IS मुर्दाबाद। निहत्ते और अकलियत फ़िरके के ऊपर दहशतगर्दाना हमला
और हुकूमत पाकिस्तान की आंख चुराना और ऐसे दहशतगर्दों को अपने आंख में न लाना और उनके ऊपर किसी तरह का कोई पकड़ न करना, इसमें इस दहशतगर्दाना हमले को और उन मजलूमों के ऊपर, अकलियत के ऊपर, शिया बरादरी के ऊपर बार बार इस तरह के हमले हो जाने को हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। और हम यहाँ अपनी इस मीडिया के माध्यम से, इस तमाम चैनलों के सहायता से हम हुकूमत पाकिस्तान की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि जो हुकूमतें भी अपने बुजुर्गों के इशारों पर अकलियतों को कुचल करके अपना सिक्का जमाने की कोशिश करती हैं, वो अकलियतें, वो हुकूमतें हमेशा बरकरार नहीं रह सकती हैं। खून मजलूमों का एक दिन रंग लाएगा और कोई भी जालिम ये ना समझे कि उसकी हुकूमतें बरकरार रहती हैं। वो दुनिया का कोई जालिम भी हो, वो खून का, मजलूम के खून के जरिए से अपनी हुकूमत नहीं चला सकता। लिहाजा हम यहाँ पर इस पैगाम के रहेंगे अपना हक, रहेंगे अपना हक, अपना हक। 1996 से लागू करो, बेनामली बैंड 1996 से लागू करो, वही बैंड लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक, वही बैंड। जी सर, क्या कहेंगे जो आज का प्रदर्शन आपका हुआ उसके बारे में? हाँ सर, ये हमारा पे अनोमली का मसला है। 196 जो फिफ्थ पे कमीशन डिनाई किया, उसके बाद 6th पे कमीशन भी हमें पुलिस को डिनाई किया गया, 7th पे कमीशन प्रेजेंट इन सर्विस को दिया गया और इन बीच में 196 से 17 तक जो लोग आए रिटायर हुए या सर्विस में थे, उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि उनको बेनिफिट दिया जाना चाहिए और हमारा बनता हक है, हमें मिलना चाहिए। और इस देराने मसले को हम चीफ मिनिस्टर साहबान या जितने भी हुकूमतें आई हैं सबको अप्रोच किया, सब ने टाइम किल किया और ये लारे वादे यहाँ से ही दिए हमारे मसले को हल करने की, किसी ने हिमाकत नहीं की। अब हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस देराने मसले को हल किया जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो मेडिकल अलाउंस है, ये सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 रुपया दिया जाता है, जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। ये एक किस्म का बड़ा मजाक है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमें भी 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए, जबकि डॉक्टर आज 500-800 रुपया फीस लेते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो पुलिस का महकमा इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देता है, 24 आवर ड्यूटी देने के बावजूद अपनी जानू तक मुल्क की सालबियत के लिए, एकता अखंडता के लिए निशावर कर देता है। और आपने सो मेनी केसेस देखा है कि ये बैकबोन ऑफ द नेशन, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और आज इसके साथ ये बड़ा मजाक किया जा रहा है। तो बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि भाई ये ना ब्यूरोक्रेटों को ना पॉलिटिशियनों को इस चीज का एहसास है कि सीनियर सिटीजन के साथ जस्टिफाई किया जाए। इसमें सबका योगदान है, खाली मेरा योगदान नहीं है। इसमें लोकल्स जो थे यहाँ के, उनका भी ह्यूज है रोल, और हमारे जो यहाँ के लोकल ऑफिसर थे यहाँ के, उनका रोल है, किसी के एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। इट इज़ नॉट ए सिंगल एफर्ट, एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट। और छोटी बात नहीं है ये कि 113 पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा आग के बावजूद कुछ भी इंजरी नहीं हुई। थैंक यू। इसके अकॉर्डिंग मोंगरी में भी एक खोली जा रही, तो इसका कितना गलत इफेक्ट हो सकता है हमारे इलाके में? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। इसका डेफिनेटली बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्योंकि मोंगरी ब्लॉक जो है वो विकास की दौड़ में बाकी जो हमारे ब्लॉक हैं उधमपुर के उनसे काफी पीछे और पिछड़ा हुआ है, और इसीलिए शायद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की ओर से इसको एस्पायरेशनल ब्लॉक स्कीम में शामिल किया गया था कि इसको अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और इसके जो विकास के इंडिकेटर पीछे रह गए हैं उनको थोड़ा सा बूस्टअप करके, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन है, इनको बूस्टअप करके जो है इसको विकास की दौड़ में आगे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसे टाइम में जब हम एस्पायरेशनल ब्लॉक का प्लान हम दे चुके हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा,
तो ऐसे टाइम में अगर वाइन शॉप मोंगरी में खुलती है तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और बहुत गलत मैसेज आएगा। और इस संबंध में वर्दी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को हमारी ओर से मेमोरेंडम दिया गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इसके ऊपर जो है वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। और उसके साथ साथ जो हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उधमपुर के लालचंद जी, उनको भी इस संबंध में जो है मोंगरी के जो आम लोग हैं उनकी भावनाओं के संबंध में अवगत करा दिया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है हमारा एडमिशन इस पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा और हमारा इसका जो विरोध है वाइन शॉप का वो जारी रहेगा जनाब। तो सर आगे भी काफ़ी जहाँ पे क्राइम रेट जो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे यूथ है जो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसको कोई एम्प्लॉयमेंट कोई काम नहीं है, उसके पास कोई जॉब्स नहीं है गवर्नमेंट की, तो इसके बारे में यूथ कितना मतलब गलत डाइवर्ट्स हो सकता है इस नशे के प्रति? डेफिनेटली बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मैं ऑलरेडी पहले भी कहता रहा हूँ कि 12th के बाद 90% से ज़्यादा लड़कियां जो है वो स्टडी जो है वो ड्रॉप कर देती हैं क्योंकि हमारे पास डिग्री कॉलेज की सुविधा नहीं है, क्योंकि वो स्टिल एक कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी कोशिश गवर्नमेंट उसको सॉल्व करने में लगाए तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा सॉल्व हो सकता है। और एट द सेम टाइम सबसे जो बैड इंपैक्ट पड़ता है अल्कोहल का वो लेडीज पे पड़ता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जहां पर क्योंकि जो ये इलाका है सारा ये एजुकेशनली और इकोनॉमिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन इतनी है नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग जब ओवर ड्रिंकिंग करते हैं तो बाद में बीवियों को मारते हैं, उसका सारा असर जो है वो बच्चों की परवरिश पे पड़ता है। तो कुल मिला के सारी सामाजिक व्यवस्था इस ओवर ड्रिंकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से बिगड़ती है। तो मैं सरकार से फिर आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, ये बड़ी गलत चीज है। और ऐसे टाइम में जब आप मोंगरी को विकास के दौर में आगे ले जाना चाहते हैं, पैरेलली आप उसको वाइन शॉप गिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज है। तो सर ये काफ़ी हिली एरियाज हैं, रोड भी काफ़ी रफ डेंजरस रोड हैं, अगर ऐसा इस एरिया में एक पिछड़े हुए एरिया में वाइन शॉप ओपन की जाती है तो ड्राइविंग की और भी कितना गलत इफेक्ट हो सकता है सर? देखिए डेफिनेटली हम सरकार को इस बारे में जो है अवगत करा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को अवगत करा चुके हैं। और क्योंकि ये सारा जो है पहाड़ी जोन है, टफ जोन है, और यहाँ पे जो है वो ड्राइविंग जो है वो काफ़ी जो है वो केयरफुली करनी पड़ती है। और अब क्योंकि डेफिनेटली पीएमजेएसवाई इन सड़कों पे काम कर रही है तो उम्मीद है कि हम जल्दी इनको ब्लैक टॉप भी करेंगे। जब एक बार ये सारी सड़कें स्मूथ हो जाएंगी तो स्पीड पे ब्रेक लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस है नहीं, तो स्पीड पे ब्रेक लगाना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और अगर इस तरीके से जो है वो ओपनली वाइन जो है वो इजीली अवेलेबल होगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है हमारे लिए। थैंक यू सर। We are students of Sumi State University. It's the 10th day of war. Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumi. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happened to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. This is the last video from the Sumi State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. मैं इस इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेंबर और सरपंचों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने हमारे को लाइट दी है। ये दूर दराजी हमारा पहाड़ी इलाका है, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती। देखो ये आर्मी लोग हमारे साथ कितना ताउन करती है, हमारे को भी चाहिए हम भी आर्मी के साथ ताउन करें। ठीक, तो जो लाइटें रह गई हैं, कहीं हमारी बेवा औरतें हैं जो लाइटें रह गई हैं, वो भी हम आर्मी इंडियन आर्मी से अपील करते हैं, वो भी हमारे को देंगी। लेकिन हमारे को ये सोचना चाहिए जितने भी हैं आर्मी इंडियन के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेंबरों और सरपंचों का भी। ठीक, इन जो लोग रह गए हैं इनको भी जल्दी से जल्दी ये लाइटें मिलनी चाहिए। ठीक है, जो ये हमारी इंडियन आर्मी है हमारे साथ इतना ताउन करती है, हमारे को भी चाहिए हम ही इनके साथ इतना ताउन करें। ठीक, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जो इंडियन आर्मी इधर आई थी हमारे गांव लिसाना के अंदर, मोहल्ला जबड़ा के अंदर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इधर आए, ये जो लाइटें दी हैं, तब जो बेवा औरतें रह गई हैं इनको भी देनी है, इनका हमने ताउन करना, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये इंडियन आर्मी उधर से चल कर इधर आए, जिन जिन हजरात को कुछ सहूलतें मिली हैं और जो रह गई हैं बेवा उनको भी मिलेंगी इंशाल्लाह। इनके साथ हमने ताउन करना है, इनके साथ हमने मिलजुल के रहना है ताकि हमें भी कोई इनसे कोई फ़ायदा लें। और इंशाल्लाह ये जो सहूलतें रह गई हैं, जो जितनी बेवा औरतें हैं, इन सब हजरात को मिलेंगी इंशाल्लाह। सरपंच साहब ने भी कहा मिलेंगी। इंडियन आर्मी की जय। यहाँ हमारा बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है,
और ये हमारी डॉक में कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं, दिया बालते हैं। इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये लाइट दिया जलाने के लिए। पार्टी ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि जम्मू कश्मीर एक डेंजरस फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। जम्मू कश्मीर एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल अनसेटल्ड पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। इसको मिलिट्री से नहीं, इसको गन से नहीं, बल्कि ट्राइलेटरल डायलॉग प्रोसेस के जरिए, क्योंकि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के तनाजे में जम्मू कश्मीर के अवाम तो प्रिंसिपल और बेसिक फरीक हैं। 47 से इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए जिस तनाजे में 3 फरीक हों, हम उसको समझते हैं कि वो एक ट्राइलेटरल पॉलिटिकल तनाजा है। तो हमारा स्टैंड तो ये था कि इसको डायलॉग के जरिए सेटल किया जाए, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इतना बड़ा हमला करके जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया, हालात को और गंभीर बना दिया, एलिनेशन को फर्दर प्रवोक कर दिया और एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन गई। हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, हमारे साथ बेइंसाफी हुई। तो 5 अगस्त 2019 से ही हम नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड पीस मूवमेंट की तरफ से कंटिन्यूसली और फर्मली स्ट्रगल करते आ रहे हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया है, रिडेंडेंट किया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, ये अनडेमोक्रेटिक स्टेप है, इसको वापस किया जाए। और फिर इस इमर्जिंग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वक्त का ये तकाजा है कि हम साउथ एशिया को बजाय एक न्यूक्लियर वार का अड्डा बनाए या न्यूक्लियर वार का एक डेंजरस फ्लैश पॉइंट बनाए, हम इसको ट्रांसफॉर्म करें एक नए मॉडल में साउथ एशियन कन्फेडरेशन में। तो वो एक नैरेटिव भी आपने रखा है। लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत पर 5 अगस्त 2019 को हम सोचते थे कि इसको बड़ा सेंसिबली, जम्मू कश्मीर रियासत को, ये बड़ी सेंसिटिव रियासत है और इसको पॉजिटिवली हैंडल किया जाता। लेकिन माजी की तरह, पास्ट की तरह जम्मू कश्मीर रियासत को 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने इसको ब्रूटली मिस हैंडल किया, बुलडोज किया और 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनलॉफुली एक तो जम्मू कश्मीर रियासत को जम्मू कश्मीर की असेंबली की कंटेंट के बिना, जम्मू कश्मीर के लोगों की कंटेंट के बिना, उसके अप्रूवल के बिना जम्मू कश्मीर रियासत को डाउनग्रेड कर दिया और इसको बाइफरकेट कर दिया 2 यूनिट टेरिटरी में, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम है। जम्मू कश्मीर रियासत पर तो पोस्ट 57 के बाद, 50 के बाद, 52 के बाद हमारे ऑटोनोमस स्टेटस पर, हमारे स्पेशल स्टेटस पर हमले होते रहे और इस प्रोसेस में उसको डाइल्यूट किया गया, इरोड किया गया। लेकिन जो भी हमारा स्टेटस बचा था 5 अगस्त 2019 को दिल्ली में जो मोदी सरकार है, पहले उन्होंने जहां सपोर्ट विड्रा करके अपनी ही गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, फिर यहाँ गवर्नर रूल लगा 6 महीने और उसके बाद यहाँ आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लगा और उस प्रेसिडेंशियल रूल के तहत उसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। और डिसॉल्व करने के पीछे मोटिव यही था कि ये जो डिजाइन उन्होंने स्टेट को तोड़ना और स्पेशल स्टेटस को तोड़ने का डिजाइन था, उसको यूनिलेटरली और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली और ब्रूटली असाइड करते हुए ये 2 बड़े कदम उठाकर स्टेट को तोड़ दिया, हमारे स्पेशल स्टेटस को तोड़ दिया। रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सन, सबसे पहले मैं नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से आपका वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बड़ी संजीदगी से ठीक समय पर हमसे पहले आज की इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए जहां तशरीफ लाए। नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी आपका है दिल से
शुक्रगुजार ये विजन डॉक्यूमेंट ये विजन डॉक्यूमेंट एक हिस्टोरिकल रिसर्च है और इस रिसर्च में जम्मू कश्मीर रियासत जो एक यूनिक रियासत है क्या करेगा तो यार इसका स्पेशल स्टेटस था, ऑटोनोमस स्टेटस था। हिंदुस्तान की किसी भी रियासत को ऑटोनोमस और फेडरल स्टेटस नहीं मिला था। जम्मू कश्मीर रियासत को एक स्पेशल फेडरल ऑटोनोमस स्टेटस की बैकग्राउंड क्या है उसकी एनालिसिस इस विजन डॉक्यूमेंट में हमने एक्सप्रेस की। इस डॉक्यूमेंट में हमने जम्मू कश्मीर का जो चैलेंज है, जम्मू कश्मीर का जो अनसेटल्ड पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, उसकी डीप एनालिसिस की है हमने और एक नया नैरेटिव, एक रोड मैप जो है आपके माध्यम से एंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, आजाद जम्मू कश्मीर, कश्मीर, इसके सारे खिते हैं और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया के कंसिडरेशन के लिए हमने इस विजन डॉक्यूमेंट में एक नया रोड मैप, एक नया नैरेटिव जो है सोच विचार के लिए रखा है। 1947 में कम्युनल पार्टीशन से बंटवारा हो गया ब्रिटिश एम्पायर का, तो उसकी लीगेसी है जो हम इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का चैलेंज, उसकी भी एनालिसिस है इसमें और उस पर उसको कैसे अब ब्रिज किया जाए। वक्त का ये तकाजा है कि उस डिवीजन को, उस ब्लंडर को भी ब्रिज पुलिस की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? इसका जवाब जो है महाराष्ट्र सरकार है, डिलिमिटेशन जो भी रिपोर्ट इन्होंने बनाई गलत नहीं, इसका जवाब आपको अध्यक्ष जी ने दिया। इसके बारे में मैं अभी आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, क्या कहेंगे इस पर? ये गुंडागर्दी और मोदी की तानाशाही राज है, तानाशाही चल रही है, तानाशाही। जितना हमें जम्मू का युवा परेशान और ये बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, ये जनता बीजेपी हाय। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जैसे जमोड़ा के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी नीचे खाई में चली गई है। तो इमीडिएटली हमने वहाँ मौके पर रश किया, मानसर से भी आगे जो कि अफसर साहब सांबा से आ गया और SDRF की नफरी भी वहाँ से SDRF टीम जो है वो भी मंगवा ली गई और जैसे सीनियर अफसर को पता चला उन्होंने भी DPL से और नफरी भेज दी रेस्क्यू के लिए। तो जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा एक जो है उसमें एक इंजर्ड था, उसको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाकी जब नीचे खाई में जाके चेक किया गया तो वहाँ पे
5 लोगों की जो है वो डेथ हुई है इसमें एक्सीडेंट में। तो अभी वहाँ से डेड बॉडी हमने निकाल के हॉस्पिटल भेजी है। तो अभी इनिशियली तो ये कश्मीर की गाड़ी है तो वहाँ के ही है ये। अभी पूरी आइडेंटिफिकेशन जो है वो थोड़ी देर में हो जाएगी। 5:30 बजे की। हाँ, मैं साइड में बैठा था इधर, तो आवाज आई, मैंने देखा अंधेरा था इधर, या भी एक आदमी आपसे आया इधर, बाद जोर से हाय हाय करने लगा। मैं क्या आ गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। मैं कौन सी गाड़ी है? वो नोवा गाड़ी। तो मैं कहाँ, तो अंधेरा था, मैं भी आगे साथ। तो मैं पुलिस वाला लड़का हमारे गाँव का, मैं उसी को फोन किया। तो उसने पुलिस वाले भी बात, पुलिस भी आई और बाकी वो भी इकट्ठे हो गए। फिर अभी निकाल नहीं है। पहले भी एक्सीडेंट होते हैं? पहले 3-4 एक्सीडेंट पहले हुए इसी जगह से होते। और यहाँ से सीलिंग लग जाए ना, रीलिंग उसमें हो जाए लोहे की, तो फिर ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट बार यही होते हैं। सांबा हॉस्पिटल ना, सांबा हॉस्पिटल आराम से आना, आराम से। चलो आगे चलो। एक अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एक्सीडेंट सुबह हुआ है 6:30 के लगभग। पुलिस को किसी लोकल पर्सन ने इन्फॉर्म किया। उसके बाद इमीडिएटली टीम्स वहाँ पहुँच गई और उनको वहाँ देखा गया कि 5 डेड बॉडीज़ वहाँ मिली हैं और 1 पर्सन इंजर्ड हैं और उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। तो जो हमें अभी इनिशियल रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक एक सरपंच हैं मुश्ताक अहमद भट्ट, ब्रा शंगुस अनंतनाग के। उनके ये फैमिली मेम्बर्स थे। उनके फादर गुलजार अहमद थे और उनकी मदर ज़ारा बेगम और एक भाई और बहन इकबाल और एक उसमें उनकी मसरत नाम से उनकी सिस्टर। तो ये 4 मेंबर्स जो उनकी फैमिली के थे, मुश्ताक अहमद भट्ट साहब की, और एक और पर्सन साथ ही में थे जो अमृतसर से ये गाड़ी आ रही थी। अमृतसर में कहीं एक और कोई पर्सन किसी और फैमिली के हैं, उनकी डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, मोहम्मद अकबर नाम से। तो वो भी अनफॉर्चुनेटली डेड हैं। और एक पर्सन साकिब नाम से जो वो भी गाड़ी में थे। तो और अभी तक जो हमें पता चला है वही ड्राइव कर रहे थे, बट वो ही इज़ सेफ एंड वो अभी उनका हम CT स्कैन और बाकी जो भी ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं। थोड़ा शॉक में है, अभी बता नहीं पा रहे हैं डिटेल्स, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ हॉस्पिटल में। मुश्ताक अहमद भट्ट साहब से मेरी बात हुई है, वो अनंतनाग से आ रहे हैं और अभी रास्ते में कहीं रामबन में है। मैंने DC रामबन से भी बात की है, वो वहाँ पे उनको जो भी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं वो उनको देंगे, क्योंकि वहाँ शायद लैंडस्लाइड में वो कहीं फंसे हुए हैं, तो उनकी वहाँ मदद हो जाएगी। DC रामबन उनके साथ इन टच हैं। और यहाँ पे और उसके अलावा मेरी DC अनंतनाग से भी बात हुई है। उन्होंने कंफर्म किया है कि ये सरपंच वहाँ के मुश्ताक अहमद भट्ट सरपंच हैं। उसके अलावा यहाँ एक चीज़ थोड़ा बताना चाहूँगी कि इमीडिएट जो हमारी तरफ से रिलीफ है उसमें 1 लाख रुपया पर जो डिसीज़्ड है उसको हम रेड क्रॉस से रिलीफ देंगे और 50,000 जो इंजर्ड हैं एक उनको भी हम ये देंगे नेक्स्ट ऑफ किन। तो अभी हम यहाँ से उनकी बॉडीज़ जो है वो अनंतनाग भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी के लिए हम वेट कर रहे हैं। अभी
फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट जैसे ही होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं, तो वो मैं पर्सनली और मेरी टीम पर्सनली यहाँ सुपरवाइज़ कर रही है, तो उनको हम यहाँ से भेजेंगे। ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ कैसे अभी ये गाड़ी नहीं चला ड्राइवर उसकी डेथ हो गई। नहीं डेट हो रहा था पहले डेट अनआइडेंटिफाइड पहचान दोनों हाथ पर किसी लिखते रहो
दो हैं। निकालो निकालो ठीक होगा। ये हमारे आदमी है। you